हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है आर्थिक विषमता के कारण। देश में जो आर्थिक विषमता विद्यमान है, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विषमताएं विद्यमान हैं, उनके पीछे क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। विकासशील देशों की जो एक मुख्य समस्या है वो आर्थिक असमानता के रूप में सामने आई है। विकासशील देशों में अपनी आय बढ़ाना तो एक बहुत बड़ी, जिसको हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती है कि किस प्रकार से अपनी आय बढ़ाई जाए। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती का सामना इन्हें करना पड़ता है कि जो आय इन्होंने प्राप्त की थी उसका समान वितरण किस प्रकार से किया जाए। सामान्य रूप से देखा जाए तो विकासशील देशों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि आय का अधिक भाग, राष्ट्रीय आय में जो अधिक पार्ट है वो किन्हीं कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होकर रह गया है, जबकि बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसा है जिनका राष्ट्रीय आय में बहुत कम भाग उन्हें मिल पाता है। तो इसका एक जो परिणाम ये निकला है, जो धनी व्यक्ति हैं वो और ज़्यादा धनी हुए हैं और जो निर्धन व्यक्ति है उनकी निर्धनता में लगातार अनवरत रूप से वृद्धि होती गई है। तो इसी कारण देश में अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमताओं में लगातार वृद्धि हुई है। इस राष्ट्रीय आय के वितरण के पीछे भी कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण ये आर्थिक असमानता की खाई लगातार चौड़ी होती गई है। तो ऐसे कौन से कारण इसके पीछे कार्य कर रहे हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताओं में लगातार वृद्धि होती गई है। धनी वर्ग बहुत ज़्यादा धनी बनता जा रहा है और निर्धन वर्ग बहुत ज़्यादा और भी निर्धन होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, ऐसे कौन से कारण इसके पीछे कार्यरत हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत अधिक टाइम नहीं लेते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट है अवसर की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, जो अवसरों की असमानता है वो भी देश में आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। अवसर, बहुत से जो धनी लोग हैं उन्हें बहुत से अवसर मिल जाते हैं, अवसरों का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उनके पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वो प्रत्येक प्रकार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जबकि जो पिछड़े लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, चूँकि उनके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो आय के अभाव में, पूंजी के अभाव में, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जानकारी के अभाव में वो अवसर प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें अवसरों के बारे में पता ही नहीं चलता, और एक बार पता चल भी जाए, उनके सामने कोई अवसर भी आ जाए, तो आय की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण वो उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। तो ये जो अवसरों की असमानता है, इसके कारण भी देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। साथ में ये देखिए आप कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, उनमें अवसर बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं और वहाँ के लोग उन अवसरों को प्राप्त करके अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लेके और पैसा प्राप्त कर लेते हैं। जबकि पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के आय के अवसर ही लोगों को नहीं मिल पाते, उपलब्ध ही नहीं हो पाते, तो वहाँ के लोग इस आय से वंचित रह जाते हैं। तो ये एक मुख्य कारण रहा है, अवसर की असमानता होना, लोगों को अवसर नहीं मिल पाना भी देश में आर्थिक विषमता को बढ़ाने के पीछे एक मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूमि एवं संपत्ति का स्वामित्व, प्रॉपर्टी एंड लैंड ओनरशिप। आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण रहा है भूमि और संपत्ति के स्वामित्व में असमानता का पाया जाना। भूमि और संपत्ति के मालिक जो हैं, उन्हें चूँकि वो उस भूमि के कारण उन्हें पूंजी लाभ मिलते हैं, उस भूमि पर किसी प्रकार का कारखाना स्थापित कर वहाँ पर वो अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी आय में वृद्धि होती है, अधिक धन उन्हें प्राप्त होता है, लाभ अधिक प्राप्त होता है, और इसका इफेक्ट ये होता है कि उनके लाभों में लगातार वृद्धि होने से उनकी धन संपत्ति में वृद्धि होती रहती है, और उसका लाभ मिलता है उनके बच्चों को। उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें वो बहुत अच्छी सी उच्च शिक्षा दिलाते हैं। उनका, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से उपलब्ध हो पाती है, जिस कारण उनके बच्चे भी बहुत अधिक डेवलपमेंट कर लेते हैं।
जिसके इसी की तुलना में यदि हम निर्धन व्यक्ति की बात करें तो चूंकि निर्धन व्यक्तियों के पास पहले से ही भूमि संपत्ति आदि कोई संपत्ति नहीं है, आय नहीं है, तो उनकी आय और एक्सेस आय भी प्राप्त नहीं कर पाते और जो रेगुलर आय है वो भी वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसका इफेक्ट होता है, चूँकि उनके पास आय कम है, पैसा कम है, तो वो अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने में भी असक्षम रहते हैं, असफल रहते हैं। उनके बच्चों को वो शिक्षा नहीं दिला पाते, अच्छे से उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं अवेलेबल हो पाती। साथ ही उनके जो पौष्टिकता है, पौष्टिक तत्व वो उन्हें भोजन में उपलब्ध नहीं करा पाते। धीरे धीरे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ तो वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा उस पर जिसको हम बोल सकते हैं कुपोषण का शिकार और हो गए। तो ऐसे कुपोषित बच्चों को आगे भविष्य में किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध हो पाना एक कठिनाई वाला मैटर हो जाता है, कठिनाई उपस्थित उनके सामने हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो धनी व्यक्ति का जो बच्चे हैं, पीढ़ियां हैं, वो और धनी होती जाती हैं और निर्धन व्यक्ति की पीढ़ियां, बच्चे और धीरे धीरे और अधिक निर्धन होते जाते हैं। तो भूमि और संपत्ति का स्वामित्व होना भी एक प्रॉपर्टी राइट्स भी एक इसके पीछे मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। विषमता का एक मुख्य कारण बेरोजगारी भी रहा है। बेरोजगार व्यक्ति के पास चूंकि आय के साधन नहीं होते, उसकी आय शून्य होती है, इसीलिए उसका उपभोग प्रभावित होता है, उसकी बचतें प्रभावित होती हैं। ऐसे व्यक्ति जब उनके पास आय नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो अपने बच्चों को भी कुछ उपलब्ध नहीं करा पाते, उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो धनी व्यक्ति है, चूँकि उनके पास रोजगार है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में आय उपलब्ध है, तो उस आय से वो और अधिक आय का सृजन करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे धनी व्यक्ति को और अधिक आय मिलने से वो और धनी हो जाता है और निर्धन व्यक्ति की आय में कमी होने से वो और ज़्यादा निर्धन होता जाता है। तो इस प्रकार से बेरोजगारी भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके पीछे एक मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण। जो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो परिस्थितियां उपस्थित हुई है 1990 के बाद, आपने देखा अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को अपनाया गया। LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियां अपनाई गई, वह नीतियां भी देश में आर्थिक विषमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट, मतलब इन नीतियों ने भी देश में आर्थिक विषमता को लगातार बढ़ाया है। किस प्रकार से बढ़ाया है? चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश और विदेशी कंपनियों को जो रियायतें दी गई है, उन कंपनियों के आगमन से देश में लगातार तकनीक आधारित उद्योगों की स्थापना की गई है। और जब तकनीक आधारित उद्योगों की स्थापना की जाती है तो श्रम आधारित उद्योगों को उसके स्थान पर रिप्लेस किया जाता है। श्रम आधारित उद्योगों के स्थान पर तकनीक आधारित उद्योग स्थापित किए गए। इसका इफेक्ट ये हुआ कि पहले ही हमारे देश में बेरोजगार बहुत अधिक थे और बेरोजगारी में और वृद्धि हो गई, और जो पूंजीपति है, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने तकनीक को अपनाया और नए कारखाने स्थापित किए। विदेशियों से किसी प्रकार का उन्होंने जिसको हम बोल सकते हैं अनुबंध किए और नई नई तकनीक को अपनाया, जिसके कारण एक और तो जनसंख्या बेरोजगार होती गई, दूसरी ओर पूंजीपतियों के पास नई तकनीक आने से उनके उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ी है और उनके लाभों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से ये कारण भी रहा है एक उदारीकरण का और वैश्वीकरण का। साथ ही वैश्वीकरण के अंतर्गत यहाँ मैं और बताना चाहूँगी आपको, वैश्वीकरण का तात्पर्य था कि अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के लिए ओपन कर देना, खोल देना, यानी कि आयात निर्यात की स्वतंत्रता प्रदान करना। तो ऐसी स्थिति में विदेशों में चूँकि बेहतर तकनीक है, वहाँ पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से जब वस्तुएं मंगाई जाती है लार्ज स्केल पर, वहाँ की वस्तुएं कम रेट पर प्राप्त हो जाती है। तो इसका इफेक्ट हुआ है कि जो देश में छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो उनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाए और धीरे धीरे वो बंद होने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में उन उद्योग धंधों में कार्यरत श्रमिक भी बेरोजगार होते गए और जो लोग बड़ी मात्रा में आयात करने में सक्षम थे, बड़े उद्योगपति, उनकी आय में लगातार वृद्धि होती गई। तो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी एक तरफ और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की आय में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां भी यहाँ पर आर्थिक विषमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, उत्तराधिकार। जो
राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है उत्तराधिकार, यानी कि जिन व्यक्तियों या परिवारों में पैतृक संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति उनके आगे वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में संपत्ति दे दी जाती है। तो इस प्रकार से जिन व्यक्तियों के पास ऑलरेडी संपत्ति है उनके बच्चे वैसे ही धनवान रहेंगे, और गरीब के पास चूँकि संपत्ति तो नहीं होती देने के लिए, हाँ, लेकिन ऋण अवश्य होता है। गरीब व्यक्ति के पास अपने बच्चों को देने के लिए विरासत में ऋण होता है, तो गरीब के बच्चे बचपन से ही ऋण ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें वही रहता है कि हमें ऋण चुकाना है। तो ये जो एक डिफरेंस है, एक के पास संपत्ति होने से दूसरे उनके बच्चे जो है बचपन में ही धनवान हो गए, और दूसरे बच्चे जो गरीब के हैं उनको ऋण ग्रसित बचपन में ही वो ऋण ग्रसित हो गए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं, ये भी विषमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ, मोनोपॉलिस्टिक टेंडेंसीज। एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ भी देश में आर्थिक असमानता को बढ़ाने में मुख्य, जिसको बोलते हैं मुख्य तत्व रही हैं। एकाधिकारी जो होता है वो मुख्य रूप से अपने लाभों के लिए काम करता है, लाभों को अधिकतम करने के लिए काम करता है, जिसके कारण वो अधिक लाभ प्राप्त करता जाता है और वो अधिक धनवान होता जाता है, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते रहते हैं। और चूँकि गरीबों का यहाँ शोषण हो रहा है तो वो और ज़्यादा गरीब होते हैं, और आर्थिक विषमताओं में, आर्थिक असमानताओं में लगातार वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देश में जो जनसंख्या है उसमें भी विस्फोटक वृद्धि का जो तेज़ी से, तीव्र गति से वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। इस जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने से भी आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई है। चूँकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो अपनी संतानों पर भी बहुत अधिक खर्च करने में सक्षम नहीं हो पाते। एक तरफ अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं महंगाई में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, तो लोगों की आय अपने बच्चों के रहन सहन पर, खाने पीने में, शिक्षा चिकित्सा में व्यय हो जाती है और वो अधिक बचत नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्ति और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, और जो धनी व्यक्ति हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धन है तो और उस धन से वो और धन प्राप्त करते हैं और वो धनी होते जाते हैं। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि भी जनसंख्या वृद्धि भी देश में आर्थिक विषमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल्य वृद्धि, प्राइस राइज। मूल्य वृद्धि के कारण भी देखिए आप, जो मूल्य वृद्धि होने के कारण गरीबों की आय महंगाई पर खर्च हो जाती है। महंगाई की वस्तुएं महंगी होने पर एक तरफ तो जो व्यापारी वर्ग है उसके लाभों में वृद्धि होती है, दूसरी तरफ जो गरीब जनता है उसका सारा पैसा वस्तुओं के क्रय करने में, उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है, तो उसके गरीब वर्ग के पास कोई बचत नहीं होती, उसकी बचतें लगातार धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और गरीब बना रहता है और अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति और ज़्यादा धनवान हो जाता है। तो इस प्रकार से मूल्यों में वृद्धि होना भी आर्थिक विषमता के पीछे एक मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी एवं तस्करी। ये जो ब्लैक मार्केटिंग की या स्मगलिंग की जो सिचुएशन है, इसने भी आय की विषमताओं को लगातार बढ़ाया है। जो स्मगलर लोग हैं, तस्करी करने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके अपनाकर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं, जबकि जो ईमानदार लोग हैं, मेहनत करने वाले मजदूर लोग हैं, ये अपनी आय को नहीं बढ़ा पाते। क्योंकि ये ईमानदार हैं तो इनको जितनी आय मिलती है उसी में ये अपना पालन पोषण करते हैं और इनकी बचतें नहीं हो पाती, जबकि तस्कर, स्मगलर, इनको बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आय होती है, जिससे इनकी बाद में उस आय से ये और अधिक आय प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। तो मुनाफाखोरी, कालाबाजारी के कारण, तस्करी के कारण भी लगातार आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संरचनात्मक ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसके अंतर्गत भी विभिन्नताएं पाई जाती है। देश के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आधारभूत संरचनाएं बहुत डेवलप हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्युत, पानी, जिसको हम बोल सकते हैं परिवहन आदि की सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, बीमा फैसिलिटीज़ आदि अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर उत्पादन, रोजगार और व्यापार के अवसर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ऐसी जगह के लोगों की आय भी बहुत अधिक होती है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखिए, पंजाब और आप देख लीजिए जो हरियाणा है,
यहाँ के किसानों की आय देखिए आप, क्योंकि उन किसानों को बहुत बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, उनके पास खेतों का आकार बहुत बड़ा बड़ा है। तो आप देखिए, चूँकि विस्तृत खेत होने से और नवीन सुविधाएं उपलब्ध होने से उनकी आय भी बहुत ज़्यादा है। आप इसकी तुलना कीजिए अन्य राज्यों के किसानों से। अन्य राज्यों के किसानों को देखिए आप, जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता सिंचाई के लिए, उनके पास खाद की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, कीटनाशकों की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, आदि सुविधाएं नहीं होने के कारण वो पिछड़ गए हैं मेहनत करने के बावजूद भी। तो इस प्रकार से जो संरचनात्मक सुविधाएं हैं, ये भी आय की असमानता को बढ़ाने में मुख्य रूप से प्रभावी रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, योग्यशीलता। योग्यशीलता से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, यानी कि टैलेंट कितना है। जो व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से कुशल होते हैं, सामान्य रूप से यदि हम देखें तो उनके पास रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं और उच्च पद भी प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके पास आय भी अधिक हो जाती है। और जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर है, बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास मान लीजिए अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं पढ़ने के कारण उसको नौकरी नहीं मिल पाई है, तो इस पर या कोई शारीरिक उसका प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से उसको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है या वो कार्य पूर्ण सक्षम तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो योग्यशीलता भी एक व्यक्ति की आय को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये भी आय की विषमताओं को बढ़ाने में सक्षम रहती हैं, आय की विषमताएं बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साख एवं लाइसेंस नीति। जो क्रेडिट एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है देश में, जो बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं हैं, सरकारी लाइसेंसिंग नीति है, ये भी इन नीतियों ने भी देश में आर्थिक विषमता को लगातार बढ़ाया है। जिस क्षेत्र में साख सुविधाएं अच्छी दी जा रही हैं, जहां सरकार ने लाइसेंसिंग में छूट दे रखी है, वहाँ पर उद्योग धंधे जल्दी स्थापित हो जाते हैं और लोगों की आय बढ़ जाती है। जबकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कठोर लाइसेंसिंग नीतियाँ अपना रखी है या साख सुविधाओं का विस्तार नहीं है या बैंकों की शाखाएं स्थापित नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में आय में कमी हो जाती है लोगों की। तो इस प्रकार से ये नीतियाँ भी, साख और लाइसेंस नीति भी सरकार की आर्थिक विषमता को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, करारोपण नीति, टैक्सेशन पॉलिसी जो है सरकार की, वो भी देश में आर्थिक असमानता को बढ़ाने का एक मुख्य कारण रही है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर निःशुल्क बिजली आरक्षण, कर्ज या ऋण दे दिए जाते हैं, बिना ब्याज के ऋण दे दिए जाते हैं, ब्याज माफ़ कर दिए जाते हैं, ऋण माफ़ कर दिए जाते हैं, किश्त माफ़ कर दी जाती है, बिजली पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आरक्षण के कारण किसी प्रकार का सरकार ने कोई कार्य किया है। तो इस प्रकार से वोटों की राजनीति के लिए या मत प्राप्त करने के लिए सरकार इस प्रकार का कार्य करती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ भी आर्थिक विषमता में वृद्धि कर देती है। तो इस प्रकार से आर्थिक विषमता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्धनता, पुअर्टी। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, निर्धन व्यक्तियों के पास, चूँकि हमारे देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो आज भी बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, जिसके पास आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, आज भी उनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं नहीं दे पाते, उनको आप पौष्टिक भोजन देने में सक्षम नहीं हो पाते, और ये निर्धनता का कुचक्र लगातार चलता रहता है। पहले वो बेरोजगार हैं, निर्धन है, गरीब है, उनके बच्चे अशिक्षा के कारण, कुपोषण के कारण बेरोजगार रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो निर्धनता का कुचक्र है, गरीबी का कुचक्र है, वो लगातार चलता रहता है। और निर्धनता ने भी आय की विषमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विभिन्न राज्यों की विकास एवं प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता। जो विभिन्न राज्य हैं देश में, उनकी विकास और प्राकृतिक परिस्थितियों में लगातार अंतर पाया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि आप देखिए हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि की भूमि, जल, मिट्टी, मानसून की परिस्थितियाँ आदि बहुत अच्छी हैं, तो वो राज्य अपेक्षाकृत राजस्थान, उड़ीसा, बिहार के इनकी तुलना में अच्छे डेवलप हैं। और राजस्थान, बिहार, उड़ीसा की हम बात करें तो ये राज्य अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण, प्राकृतिक स्थिति के कारण पिछड़ गए हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में।
खनिज संपदा की उपलब्धता जहाँ तक बात करें हम, तो जिन क्षेत्रों में खनिज संपदाएं, प्राकृतिक संपदाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उन राज्यों ने, उन क्षेत्रों ने अधिक विकास किया है, जबकि जिन क्षेत्रों में इनका अभाव है वो क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं। तो इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण का वातावरण उपस्थित है, उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ है, वहाँ पर आर्थिक विषमताएं बढ़ गई है, क्योंकि वो अधिक धनवान हो चुके हैं और दूसरे राज्यों की जनता निर्धन रह गई है। तो इस प्रकार से ये जो दशाएं हैं राज्यों की, विभिन्न राज्यों में जो प्राकृतिक दशाएं हैं या विकास की जो दशाएं उपलब्ध है, इनमें विभिन्नता होने के कारण भी आर्थिक विषमताओं पर प्रभाव पड़ा है, आर्थिक विषमताओं में लगातार वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण हमने देखे जो देश में आर्थिक विषमताओं के जनक रहे हैं, आर्थिक विषमताओं में इनके कारण वृद्धि हुई है। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।